कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की जो जीके और जीएस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कराएंगे और उसका जो एनालिसिस कराएंगे। देखिए, इसमें हम कराएंगे उतना ही जितना जो मेन रहेगा, ठीक है। ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जितना में हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बस सिलेक्शन लेने इतना हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यानी कि जो टॉप क्वेश्चन होगा उसका जो एनालिसिस कराएंगे और जो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरह के वीडियो और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, बिहार में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कब कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है? ऑप्शन 1 है जनवरी, ऑप्शन 2 है मार्च, ऑप्शन 3 है जून और ऑप्शन 4 है सितंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मार्च। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का बदलाव मार्च में शुरू होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और क्षेत्र में वायु दबाव में गिरावट आती है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो इसका हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ कम दबाव की बेल्ट है जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी का चक्कर लगाती है। उसके बाद है यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक साथ आती है। उसके बाद है तीव्र सूर्य और भूमध्य रेखा का गर्म पानी ITCZ में हवा को गर्म करता है, जिससे इसकी आर्द्रता बढ़ जाती है और यह उत्साही हो जाती है। उसके बाद है व्यापारिक हवाओं के अभिसरण की सहायता से उत्प्लावन आयु ऊपर उठती है। उसके बाद है जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है यह फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे संचित नमी गरज के साथ लगभग निरंतर जारी रहती है। उसके बाद है ITCZ के स्थान में मौसमी बदलाव कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांशों के ठंडे और गर्म मौसमों के बजाय उस कटिबंधीय के गीले और शुष्क मौसम होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? ठीक है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन 4 है बिहार। तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर लगाने वाला बिहार जो है पहला राज्य है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कृषि आयकर योग्य नहीं है, क्योंकि इसे किसी व्यक्ति की कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है, ठीक है। हालांकि राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है यदि यह राशि प्रति वर्ष 5,000 रुपये से अधिक है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, यानी कि कृषि पर जो कर लगाने का जो है संविधान में जो इसका जो कोई रूल नहीं बनाया गया है, बट जो है राज्य सरकार जो इस पे जो है कर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कृषि आय पर कर संविधान के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 86 के अंतर्गत आता है। उसके बाद है केवल राज्य सरकारों ही कृषि आय पर कर लगाने का कानून बनाने में सक्षम है। जैसा कि आप लोग को बताया है कि सिर्फ जो है इस पर जो है राज्य सरकार ही जो है कर लगाने की जो है सक्षम कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार जो है इस पर कोई कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है केंद्र सरकार कृषि आय पर कर तभी लगा सकती है जब राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र को कृषि आय पर ऐसा कर लगाने के लिए अधिकृत करते हुए एक प्रस्ताव पारित करें। उसके बाद है 1935 में बिहार कृषि आय कर लगाने वाला पहला प्रांत था, जिसे बाद में 1944 में असम और बंगाल ने अपनाया था, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जो बिहार में जो पहला जो कृषि कर लगाया गया वो कब अपनाया गया, तो 1935 में जो है अपनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा त्यौहार भाई बहनों के मध्य के बंधन को दर्शाता है तथा रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है? तो ऑप्शन 1 है छठ पूजा, ऑप्शन 2 है बिहुला, ऑप्शन 3 है सामा चकेवा और ऑप्शन डी है मधुश्रावणी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि सामा चकेवा, ठीक है। अब चलिए इसका जो एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यह नवंबर में मनाया जाता है 10 दिवसीय त्यौहार सामा चकेवा का मिथिला में विशेष महत्व है। यानी कि यह जो है 10 दिनों का त्यौहार है और इसे जो है मिथिला में जो है विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को दर्शाता है और यह रंगीन प्रवासी पक्षियों के आगमन के तुरंत बाद शुरू होता है, जिन्हें क्षेत्रीय रूप से सामा और चकेवा नाम दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है यह सामा की कहानी बताता है जिससे भगवान कृष्ण की बेटी माना जाता है, यानी कि जो सामा जो है वो भगवान कृष्ण की जो है बेटी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है उस पर झूठा आरोप लगाया गया था कि जिस पर उसके पिता उग्र हो गए, अंततः उसे एक पक्षी में बदलकर दंडित किया गया। ठीक है, उसके बाद है ऐसा माना जाता है कि उनके भाई चकेवा के प्यार और बलिदान ने उन्हें अपने रूप में वापस लाने में मदद की। मूर्तियों को बनाने की स्थानीय कला का प्रतिनिधित्व करते हुए त्यौहार को एक अनोखी शैली में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे ही होइएगा कि जो सामा चकवा जो है अगर आप लोग बिहार से होइएगा तो कैसे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यह बिहार का प्रसिद्ध और प्रमुख त्यौहार है, जो है बिहार का जो है प्रसिद्ध और प्रमुख त्यौहार में भी गिना जाता है। उसके बाद है यह एकमात्र वैदिक त्यौहार है जो सूर्य देव को समर्पित है। उसके बाद है यह त्यौहार साल में 2 बार यानी कि चैत्र मास और कार्तिक मास में मनाया जाता है, यानी कि जो है साल में जो है 2 बार मनाया जाता है, एक बार मार्च में और एक बार जो है नवंबर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केसरिया स्तूप बिहार, उसके बाद ऑप्शन 2 हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथी, ऑप्शन 3 हो जाएगा सांची स्तूप मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 हो जाएगा शांति स्तूप ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केसरिया स्तूप बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका जो एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केसरिया स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप में है, यानी कि जो केसरिया जो है सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप में जो है माना जाता है। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तो आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि जो है यह जो है बिहार के किस जिले में है, तो यह बिहार के जो है चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, केसरिया स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट और ऊंचाई जो है 104 फीट है। ठीक है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है मूल केसरिया स्तूप को अशोक 250 ईसा पूर्व के यानी कि के समय का माना जाता है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष वहां से खोजे गए थे। ठीक है, उसके बाद है केसरिया स्तूप इंडोनेशिया में स्थित बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर के साथ कई स्थापत्य सामान्य दिखाता है, जो पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच एक ऐतिहासिक संबंध की ओर इशारा करता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सुखेत मॉडल गोबर और कचरे को कृमि खाद में परिवर्तित करने वाला एक अभिनव विधि पहली बार गई थी राज्य में लागू की, यानी कि पहली बार जो है किस राज्य में जो है लागू किया गया। ठीक है, ये जो मॉडल है यानी कि सुखेत मॉडल। ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है मेघालय और ऑप्शन 4 है असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बिहार। ठीक है, चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गोबर और कचरे को कृमि खाद में परिवर्तित करने की एक अभिनव विधि सुखेत मॉडल पहली बार बिहार राज्य में लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसे कृषि विभाग द्वारा 2019 में जलवायु लचीला कृषि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। उसके बाद है इसका नाम बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका जो नाम है वह बिहार के जो मधुबनी जिला है उसके जो है सुखेत गांव के नाम पर जो है रखा गया है, जहां इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है इस परियोजना के तहत घर घर जाकर कचरा और गोबर एकत्र किया जाता है और फिर इसे कृमि खाद यानी कि जैविक खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला एनालिसिस है कि जैविक खाद की बिक्री से होने वाली आय से प्रत्येक परिवार को प्रत्येक 2 महीने में कचरे और गाय के गोबर के बदले LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। सुखेत गांव में भी 14 से 15 लोग कार्यरत होते हैं। उसके बाद है चौगुना लाभ होता है, इससे गांव में प्रदूषण मुक्त वातावरण रहता है, इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है, अपशिष्ट निपटान होता है। उसके बाद है ग्रामीण को आर्थिक सहायता मिलती है, यानी कि जो भी ग्रामीण लोग होते हैं उनको जो है आर्थिक सहायता मिलता है। किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता होती है। यह केंद्र सरकार को स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूत बनाता है, यानी कि जो केंद्र सरकार का जो एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन उसको भी जो है मजबूत बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबरताल वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बिहार, ऑप्शन 2 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 हो जाएगा पंजाब और ऑप्शन 4 हो जाएगा हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोग का जो ऑप्शन है यानी कि बिहार। इसका चलिए एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो एनालिसिस करेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहार में कबरताल वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद साइट एक व्यापक बाढ़ के मैदान परिसर के भीतर 18 आर्द्र भूमि में से एक है। ठीक है, उसके बाद है बाढ़ के पानी का यह
शोषण बिहार राज्य में एक महत्वपूर्ण सेवा है जहां 70% भूमि बाढ़ की चपेट में है। उसके बाद है शुष्क मौसम के दौरान दलदली भूमि सूखी जाती है और कृषि के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद है महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है जिसमें 165 पौधों की प्रजातियां और 394 पशु प्रजातियां दर्ज है जिनमें से 221 पक्षी प्रजातियां शामिल है। ठीक है। उसके बाद है वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें 58 प्रवासी जल पक्षी आराम करने और ईंधन भरने के लिए इसका जो है उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। यह संधि 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित की गई थी और 1975 में जो है लागू हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन 2 है कुशीनगर, ऑप्शन 3 है लुम्बिनी और ऑप्शन 4 है ऋषिपट्टन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। चलिए एनालिसिस करते हैं। तो बोध गया भारतीय राज्य बिहार में गया जिले के महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है और तीर्थ स्थान है। समझ गए कि जो बिहार के गया जिला में जो यह स्थित है। ठीक है। बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बोध गया के पास से कौन सा नदी गुजरती है, तो निरंजना नदी भी गुजरती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला उसके बाद टॉपिक है यह प्रसिद्ध है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है। उसके बाद है प्राचीन काल से बोध गया हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए तीर्थ यात्रा और पूजा का विषय रहा। उसके बाद है बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य 4 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य 3 कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ है। उसके बाद है वर्ष 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी बन गया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो महाबोधि जो मंदिर है, ठीक है, बोध गया में, उसको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब बनाया गया था, तो 2002 में बन गया था। ठीक है। उसके बाद है कुशीनगर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का एक शहर है। जो कुशीनगर जो है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में जो है एक जिला है। ठीक है। उसके बाद यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए है 918, ऑप्शन बी है 982, ऑप्शन 3 है 972 और ऑप्शन 4 है 935। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 918। चलिए एनालिसिस करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है। जनगणना में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यानी कि इसमें जो है मेल और फीमेल को जो संख्या रहता है उसके अनुपात को जो है करके उसके बाद निकाला जाता है लिंगानुपात। ठीक है। आदर्श लिंगानुपात 1.1 है। ठीक है। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार बिहार की जनगणना 10.4 करोड़ है। ठीक है। 2001 से 2011 के बीच के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि जो है 25.4% थी। ठीक है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है। बिहार में 2011 में बिहार का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। यानी कि यह जो है 2001 की जनगणना में 919 थी। ठीक है। यानी कि देख रहे हैं कि जो है थोड़ा कम हो गया था, यानी कि एक कम हो गया। ठीक है। उसके बाद है बिहार के पूर्व में, यानी कि इसका जो है कुछ हम लोग चौहद्दी देख लेते हैं। ठीक है। तो बिहार जो है भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है। यानी कि यह लैंडलॉक एरिया है। ठीक है। बिहार निम्न के साथ भौगोलिक सीमाओं को साझा करता है, जिनमें जो है पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। यह उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य, वाल्मीकि अभ्यारण्य, भीमा बांध अभ्यारण्य और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैमूर अभ्यारण्य, जो कि बिहार का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। घाटी के कई झरने हैं जिनमें से बेहतरीन करकट जल प्रपात है और तेलहर जलप्रपात है। ठीक है। अनुपम झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जानवर बंगाल के बाघ, भारतीय तेंदुए, 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, सांभर भालू आदि है। ठीक है।
कुछ और पॉइंट की बात करें तो बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये तो बता ही दिया है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि टोटल लैंडलॉक एरिया, ठीक है, ये भी बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को किस वर्ष संरक्षित वन घोषित किया? तो इसका जो ऑप्शन है 1971 ए, यानी कि ऑप्शन 2 है कि 1973, ऑप्शन 3 है 1974 और ऑप्शन 4 है 1972। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 1973, ठीक है। इसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग पटना में आइएगा तो बोलिएगा पटना चिड़ियाघर जाना है, तो उसका भी जो है यही लेके जाएंगे, ठीक है। और उसका नाम जो है संजय गांधी जैविक उद्यान नाम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसे जो है 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। उद्यान को पहली बार 1969 में वनस्पति बगीचे के रूप में स्थापित किया गया था। उद्यान में एक मछली घर भी शामिल है, ठीक है। मछली घर में मछलियों की लगभग 35 प्रजातियां हैं और सांपों के घर में सांपों की 5 अलग अलग प्रजातियां हैं। बिहार जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, यानी कि सेम ही है जो हम बताए हैं आगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल जो इतना क्वेश्चन था, आप लोग को जो मेन जो क्वेश्चन था, जो टॉप क्वेश्चन था, उसको जो है हम बताएं, उसका जो एनालिसिस कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।